बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने कुछ जो रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि टैक्स के काम के साथ साथ आप जो रिपोर्टिंग है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या इवन बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप सबको वैसे पहले भी क्लियर होंगे, लेकिन उसको सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। और अगर आप उसको पहले स्टडी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे तो उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यूएशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट सेंटर। व्हाट इज़ कॉस्ट सेंटर? व्हाट इज़ कॉस्ट सेंटर? अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल 30 नवंबर 2021 पे आपने कोई चीज़ परचेज़ की। हम अज्यूम करते हैं कि आपने एक इनवाइस थी जिसका नंबर था 2288 और उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया। और इसकी नेचर क्या थी कि आपने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब ऑफिस के लिए कोई आपने चीज़ें परचेज़ की हैं जो कि ऑफिस में नॉर्मल यूज़ में आप यूज़ करते हैं। मतलब पेपर रिम हो सकते हैं, इसमें बॉल पेन, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो ऑफिस में यूज़ होता है। उसके बाद 31 दिसंबर पे फिर आपने परचेज़ की और लेट्स से इनवाइस नंबर था 89 और आपने फिर परचेज़ की 1,50,000 रुपये की। और यहाँ पे भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। 31 जनवरी पे जनाब आपने फिर परचेज़ कर ली, उसका नंबर था लेट्स से 90 और यहाँ पे आपने परचेज़ की 1,50,000 रुपये की और सेम चीज़ें। इसी तरीके से 28 फरवरी पे दोबारा आपने इनवाइस ली और ये इनवाइस नंबर था और वैल्यू थी 2 लाख रुपए। ठीक है। अब एक आपके पास लेजर एक चल रहा होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर रहे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपके पास एक लेजर चल रहा होगा सिस्टम में। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर उसकी एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पे 30 नवंबर पे आपने इसको डेबिट किया 1 लाख से। 31 दिसंबर पे आपने इसको डेबिट किया 1,50,000 रुपया से। और इसी तरीके से 31 ये दिसंबर था, 31 जनवरी को आपने डेबिट किया 1,75 यानी कि 1,75,000 से। 28 फरवरी को फिर डेबिट कर दिया आपने 2 लाख रुपए से। ठीक है। अब जनाब हुआ क्या, इस लेजर का अभी तक आपके पास एक टोटल आ गया 2.5 लाख और 4 यानी कि 5,75,000 इस लेजर का टोटल है। अब आपने एनालिसिस करना है। आपने एनालिसिस ये करना है कि आपको कहा जाता है कि जी ये जो कॉस्ट है ये क्यों बढ़ रही है, हर महीने इसमें इंक्रीज आ रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारी लोकेशन नहीं बढ़ रही, हमारी जो कॉस्ट है वो क्यों बढ़ रही है, रीज़न क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमने इसकी रीज़न देखनी है कि जी इसकी रीज़न क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल लेजर उठाएंगे और आप कहेंगे जी वाकई ये तो कॉस्ट हर महीने बढ़ रही है। अब रीज़न क्या है जी, ये यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रही है, किस सेक्शन में कहाँ पे बढ़ रही है, कोई जेन्युइन रीज़न हो सकती है, कोई वेस्टेज हो सकती है, कोई इसमें करप्शन हो सकती है, जो परचेज कर रहा है वो रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, क्या रीज़न है। तो आपके पास मैक्सिमम 2-3 रीज़न आएंगे। नंबर वन, आप क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या मार्केट के अंदर प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं हो रही। सेकंड पॉइंट आप क्या देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है उसको उसकी वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं है, मतलब उसकी जो उसको जो एम्प्लॉई हैं वो ज़्यादा उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे। नंबर थ्री, आप ये देखेंगे कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है। मतलब उसको जो डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं, जो स्टेशनरी इशू हो रही है, जो पेपर इशू हो रहे हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये तो आप वेरीफाई कर सकेंगे, जो इनके रीजनल बिल हैं वहाँ से आप देख सकेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये सारी दोनों चीज़ें ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इशू आता है डिपार्टमेंट में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1 लाख की चीज़ थी, इसमें जनाब फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट हैं, लेट्स से इसमें 3 डिपार्टमेंट है। नंबर वन फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो इसकी प्रिंटिंग को यूज़ करता है। नंबर टू आप कह सकते हैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। नंबर थ्री आप कह सकते हैं जी लॉजिस्टिक या वेयर हाउस का डिपार्टमेंट है। अब 3 डिपार्टमेंट इसको यूज़ कर रहे हैं।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई 1 लाख का जो मटेरियल था वो किस किस ने यूज़ किया है। अब जो इशू कर रहा है वो उसके पास तो ऑब्वियसली इसकी मैनेजमेंट होगी कि वो जब इशू करेगा फाइनेंस से डॉक्यूमेंट लेगा, इनको 10 रेम इशू करेगा, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग मार्केटिंग को 5 इशू करेगा, उसके पास तो डिटेल अवेलेबल होगी। लेकिन आप अज्यूम करें कि ये डाटा अगर पूरे साल में, ये तो भी हमने एक एक ट्रांजेक्शन देखी, अगर पूरे साल में 100 ट्रांजेक्शन इस तरह की हुई हों, तो क्या आप इंडिविजुअल उस बंदे से डाटा लेंगे? नंबर वन, उसका जो डाटा है वो हो सकता है ये परसेंटेज ठीक ना हो, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड तो नहीं है, वो अपनी मैनुअल उसने बुक बनाई होगी, वो लिख देगा कि मैंने आज 10 रीम उनको दी हैं, 5 उसको दी हैं, 10 उसको दी हैं। तो वो एक बड़े वर्क नेटवर्क में एक डिपेंडेंट काम हो जाएगा, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, मतलब उसको स्टडी करना इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वो हम डाटा डिपेंडेंट होंगे, अब डिपेंडेंट होंगे तो वो डाटे की एक्यूरेसी ठीक नहीं हो सकती। जब एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी तो जो भी रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसकी जो वैल्यूएशन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डाटा ठीक नहीं है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर क्या है? फॉर एग्जांपल, जब आपने यहाँ पे एंट्री हमने की होगी, तो एक इसकी एग्जांपल लें, तो हमने एंट्री की होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो लेजर है वो 1 लाख से हमने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट हमने कर दिया जी वेंडर का अकाउंट। बाद में उसकी पेमेंट की होगी तो हमने टैक्स वगैरह भी विद किया होगा। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए टोटल एंट्री होगी है। लेकिन अगर हमें उस टाइम पे कह दिया जाए कि भाई जो जिसने रेक्विजिशन बनाई है, जो रेक्विजिशन दे रहा है, यानी कि जो कह रहा है कि जी मैंने ये परचेज करनी है चीज़ें, वो हमें कह दे कि जी इस 1 लाख का जो ब्रेकअप ये है कि इसका 1 लाख का 3 तरह का ब्रेकअप बना दे, कि फाइनेंस, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक या वेयर हाउस। ठीक है, फाइनेंस का यूज़ है जी 50%, मार्केटिंग का है 30%, और ये है 20%। यानी कि इसको हम ब्रेकअप दे दें तो 50,000, 30,000 और 20,000। तो हम ये हमें, यानी चूंकि जब ये परचेजिंग हो रही होगी तो उस टाइम एक बनेगा, एक बजट की बेस पे, एक यूजेज की बेस पे डाटा बनेगा। तो हमें पता चल गया कि अच्छा जी इसमें जो डाटा इशू, ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये इशू होने हैं, ये इस डिपार्टमेंट के 50% इसकी कॉस्ट है, 30 इसकी है और 20 इसकी है। तो जो भी सिस्टम एंट्री कर रहा होगा वो क्या एंट्री करेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लेजर को 3 बार डेबिट करेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लेबर को 3 बार वो डेबिट कर लेगा, 50,000 से, 30,000 से और 20,000 से। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर यूज़ होगा फाइनेंस का, यहाँ पे यूज़ होगा मार्केटिंग का, यहाँ पे किसका यूज़ होगा, वेयर हाउस का। तो क्रेडिट एक ही होगा, टोटल भी सेम होगा और क्रेडिट भी एक ही होगा। अब जब लेजर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एंट्री नज़र आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एंट्रियाँ कितनी नज़र आएंगी, 3। तो सिस्टम में जब आप डाटा एंटर करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं करते उसका भी अभी हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आपने सिस्टम में से एक कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट निकालनी है, जो सैप की क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है इस आइडिया, और आम तकरीबन यार सिस्टम में अवेलेबल है। तो कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट निकालेंगे तो ऑल कॉस्ट सेंटर की हम रिपोर्ट देखेंगे। तो हमने जस्ट फिल्टर अप्लाई करना है, टोटल एक्सेल की फाइल जो डाउनलोड होके आएगी उसमें हम फिल्टर लगाएंगे कि फाइनेंस की कितनी कॉस्ट है, मार्केटिंग की कितनी है और वेयर हाउस की कितनी है। तो उसकी एक टोटल समरी बन जाएगी जी, फाइनेंस, मार्केटिंग, वेयर हाउस। फाइनेंस ने जनाब टोटल जो यूज़ किया है वो अभी तक यूज़ किया है जी, फॉर एग्जांपल 2 लाख एग्जांपल है। ठीक है, इसने जनाब 1,50,000 यूज़ कर लिया है और बाकी इसने यूज़ कर लिया है। तो ये आप रिपोर्ट बनाएंगे। अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये होगी कि भाई फाइनेंस की कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, क्या रीज़न है, क्या यहाँ पे वेस्टेज हो रही है। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, आपने मैनेज करना है, तो आप इस डिपार्टमेंट को, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को टारगेट करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल अप्लीमेंट करेंगे और आपकी जो कॉस्ट है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो कोई भी काम, कोई भी रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो डाटा बनाने के बाद अगला जो स्टेप होता है एक मैनेजर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, जो अगला स्टेप है उसके आपने कुछ की पॉइंट फाइंड करने हैं कि जो मैंने डाटा बनाया है इसको मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या इस डाटे की बेस पे मेरी रिपोर्टिंग इस तरीके से हो सकती है कि मैं डिसीजन ले सकूँ। तो जब आपके पास डाटा ही उस फॉर्म में नहीं होगा तो आप डिसीजन आपका हवा में होगा, वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा, वो एक जस्ट एक वर्बल डिस्कशन होगी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जब आपने किसी के ऊपर एक्शन लेना है तो कंपनी में, बिजनेस में, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस या एक डाटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसकी बेस पे आप डिस्कशन करें
और उसमें इंप्रूवमेंट आएंगी। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, कंपनीज़ हैं, ये इसी तरीके से डाटा को यूज़ करती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आस्ता आस्ता जो फाइनेंस की चीज़ें हैं, हम मेरी कोशिश है कि टैक्स के साथ साथ उसको भी हम पैरेलल चलाएं, ताकि जो हमारी रिपोर्टिंग की स्किल्स हैं वो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करें और उससे हम सीख सकें। क्योंकि हर किसी के पास एक यूनिक आइडिया है, उसको आप भी शेयर कर सकते हैं। कोई अगर आप इससे बेहतर कोई सोल्यूशन हो, सजेशन हो, आप मेंशन करें ताकि मैं भी सीखूं और आप जो दूसरे लोग हैं वो भी आपसे सीख सकें। तो इस वजह से जो मेन जो डिस्कशन का पर्पज़ है वो ये है कि डाटा की एक्यूरेसी जब एंट्री के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं पॉइंट कि अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, इंटरनल अगर आप एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और आपको पता है कि जी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपने जब एंट्री करनी है उस टाइम आप जो भी इस बंदे को परचेज़र है, जो भी इसकी रिक्विजिशन लेके आया, उसको आप ये कहें कि जी मुझे बताएं ये किस किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना यूज़ करना है। उस डाटे की बेस पे आप एक कोड डिफाइन कर लें। फॉर एग्जांपल फाइनेंस का आपने कोड डिफाइन किया है, आपके मुताबिक है जी F-02। मार्केटिंग का कोड आपने डिफाइन कर लिया F-03 और वेयर हाउस का कोड आपने डिफाइन कर लिया FW-03। तो जो भी डिस्क्रिप्शन लिखेगा वो क्या लिखता है कि परचेजेज, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं परचेजेज ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है, डेटेड, जो भी डेट है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी 30 नवंबर 2021 और आगे डैश करके वो लिख दे F-02। यहाँ पे आके लिखेगा M-02, यहाँ पे लिख दे W-02। तो ये जो -02 है, आप पूरा डाटा डाउनलोड करने के बाद -02 पे फिल्टर लगाएं तो आपके सामने इसी तरीके में कॉस्ट सेंटर की फॉर्म में डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप एक्सेल के अंदर अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आप एक कोड डिफाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन का एक कोड बना लें कि हर डिस्क्रिप्शन जो भी आपका सबॉर्डिनेट है या डाटा एंट्री जो कर रहे हैं या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इंटरनल कोडिंग बना लें। इस तरीके से आपकी कोडिंग की लिस्ट चलती जाएगी। तो आपको पता होगा कि भाई ये मैंने यूज़ करना है, जब मैंने कोई भी एंट्री करनी है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, वेयरहाउस से रिलेटेड है, तो मैंने ये कोड यूज़ करना है। अब ये आपके लिए हेल्पफुल कब होगा, जब आप इसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोडिंग अवेलेबल नहीं है तो ना तो आप इस बंदे को पूछेंगे जो परचेज कर रहा है कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज़ होना है। एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमने डिस्कस की हुई है कि जो फाइनेंस का रोल है वो बिजनेस स्ट्रेटजी को समझता है, चीज़ों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, एक्ट एज ए सीईओ, मतलब आप सीईओ के सेकंड है। सीईओ को डिसीजन मेकिंग पावर आपने ट्रांसफर करनी है कि इस जगह पे ये, क्योंकि फाइनेंस को हमेशा मैं ये कहता हूँ कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट नहीं है। हमने बुक्स में ये पढ़ा है कि जी फाइनेंस इटसेल्फ कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से कंट्रीब्यूट करें, सही तरीके से सिस्टम बनाएं, एसओपीज़ को फॉलो करें, जहाँ पे वीक एरिया उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो एक प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट है। क्योंकि आप यहीं से कॉस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं सेविंग की तरफ, तो जब सेविंग होगी तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा। तो इसलिए ये जो थ्योरी है इस पर मैं बिलीव नहीं करता कि ये फाइनेंस सिर्फ कॉस्ट सेंटर है। हमें अपनी कंट्रीब्यूशन जारी रखनी है, जहाँ पे आपको वीक पॉइंट नज़र आता है वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाएं, उसका सोल्यूशन देखें। इसके दो फायदे हैं। नंबर वन, आप खुद सीखेंगे, मतलब कि एक इनोवेशन आपके माइंड में आएगी। नंबर टू, जो चीज़ें हैं ज़्यादा सिस्टमेटिक होंगी। जब चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी तो आपकी जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इसको लाजमी इंप्लीमेंट करें और उसके बाद इसके ऊपर सोल्यूशन, अगर आप कोई आपसे नहीं भी पूछता, आप खुद एनालिसिस करें कि ये क्या वजह है, क्यों कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, क्यों कॉस्ट कम हो रही है, रीज़न क्या है। अगर रीज़न कम हो रही है तो इस आइडिया को किसी दूसरे एक्सपेंस में ट्रांसफ़र करें, वहाँ पे यूज़ करें। मतलब एक चीज़ से आप कुछ सीखें और किसी दूसरे एक्सपेंस में यूज़ करें। अगर ज़्यादा है उसको कंट्रोल करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेंशन करें, उससे उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और अगर आपके पास अच्छी सजेशन है तो वो भी प्लीज़ मेंशन करें, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।